गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और जो टॉपिक था वो है हैमिल्टोनियन जैकोबियन मेथड और इक्वेशंस या इक्वेशंस, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि टॉपिक बड़ा होने के कारण हम इसको आधा आधा करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने हैमिल्टोनियन जैकोबियन मेथड और इक्वेशंस को पढ़ा, जिसके अंदर हमें पता था कि ओल्ड और न्यू हैमिल्टोनियन जो होता है उसके अंदर हमारे पास ये रिलेशन रहता है। ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर हमने ये हमारे पास न्यू हैमिल्टोनियन है और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड हैमिल्टोनियन है। और साथ में जो एफ है वो हमारे पास क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। एफ हमारे पास क्या है, जनरेटिंग फंक्शन था। इसके अंदर हमने क्या किया कि जब हमारे पास जो न्यू हैमिल्टोनियन है यदि उसको हम जीरो कर देते हैं तो हमारे पास क्यूजे डॉट की वैल्यू पीजे डॉट की वैल्यू जो है वो जीरो आती है। यानी कि हम कुल मिला कह सकते हैं क्यूजे पीजे क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट। जब ये कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पर के को जीरो कर चुके हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है एच प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन इन क्लास हैमिल्टोनियन फील्ड। और ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास n+1 वेरिएबल के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन की, जिसके अंदर दो एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। एक है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और दूसरा है पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली। जिसके अंदर हमने पहले वाले को डिस्कस कर रहे थे, और पहले वाले में हमने सिंपल एक सिस्टम लिया जहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमने मोमेंटम फॉर्म में निकाली। मोमेंटम फॉर्म में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हैमिल्टोनियन निकालते हैं तो मोमेंटम फॉर्म में लिखना होता है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली 1/2 kx²। उसके बाद हमने हैमिल्टोनियन निकाला, और हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या है, h बराबर p²/2m प्लस का 1/2 kx²। और इस इक्वेशन को हम जो हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन है उसके अंदर नॉर्मली पुट कर दिया है। अब हम जो मोमेंटम है p उसको हम जनरेटिंग फंक्शन के रूप में ले रहे हैं और कैनोनिकल इक्वेशन ले रहे हैं। कैनोनिकल इक्वेशन है कि p = ΔS अपॉन ΔQ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो हमने जो s है वो जनरेटिंग फंक्शन एज ए जनरेटिंग फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम फोर्स को ऐप को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऐप जो है वो एक तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने जनरेटिंग फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखोगे जो जो p की वैल्यू थी वो हमने सिंपल यहाँ रख दी। यहाँ रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि हमारे पास SQ अल्फा टी बराबर WQ अल्फा माइनस अल्फा टी हो जाता है। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो ये फंक्शन है वो Q पर अल्फा पर और T पर डिपेंडेंसी है, और हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने इनको अलग अलग करके लिखा है। अब जो ये इक्वेशन है जो 7 नंबर आई है, ऑब्वियसली बात है यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम इसको इस इक्वेशन को पुट करने से पहले यहाँ पर हम दो चीज़ें निकालना चाहेंगे। पहले ΔS अपॉन ΔQ की वैल्यू और ΔS अपॉन ΔT की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली जो कि ये आई। इन दोनों की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 6 में रख दी और हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ गई थी। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। शायद आपको, यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप जो पीछे वीडियो दे रखे हैं उनमें जा करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन दे दी है 9 नंबर, और हमारे पास जो इक्वेशन आई है मैं उसको एक बार और लिख देता हूँ। और ये इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस तरह से कि 1/2m, और यहाँ पर जब हमने वैल्यू रखी थी तो डेल W अपॉन डेल Q का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1/2 kx², और प्लस का ये माइनस का अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 0। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास ये वाली, और इसको हम इक्वेशन नंबर दे रहे हैं 9। हमने 9 दी थी। अब देखिए हमें यहाँ से W की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसको वापस से सॉल्यूशन में रखेंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो सबका अपक्षण कर दीजिए, तो डेल W अपॉन डेल Q की जो वैल्यू होगी यहाँ से आप पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको फंक्शन हल करने में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये जो है उधर जाएगा तो रहेगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस का 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर, और जो 2m है उस 2m को मैं यहाँ लिख देता हूँ और अंडर रूट लगा देता हूँ, और ये भी किस में आएगा, रूट, ये रूट में आ जाएगा, रूट m हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपको सिंपल क्या करना है, w का मान चाहिए तो आप डेल w आप लिखोगे √2m और अंडर रूट का अल्फ़ा माइनस का 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर और साथ में डी के, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, w, और इधर इंटीग्रेशन करने के बाद 2m और अंडर रूट का अल्फ़ा माइनस 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर और डी क्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई। अभी देखो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, सिंपल ऐसे ही ले रहे हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 10 देंगे, और जो 10 में w की वैल्यू है उसको हम रखेंगे यहाँ पर। यदि हम रख दें यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा SRT। तो हम इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे। तो आप लोगों की इक्वेशन नंबर जो 10 है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। 7 में पुट करने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि क्यू अल्फ़ा टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास w माइनस अल्फ़ा टी थी, और w की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √2m एंड रूट अल्फ़ा माइनस 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर डी क्यू माइनस का अल्फ़ा टी, और प्लस का एक c और लगा लेते हैं जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, इसको आप यहीं इधर ही लगा लो, यहाँ पर ही लगा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर w का इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसलिए हमने ऐसा लगाया। और l जो c है वो क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो x है और जो 2 है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, और वो प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यों ले रहे हैं। तो हेयर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, हेयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, तो हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। तो सेम करने का मतलब है कि जो हम क्यू ले रहे हैं वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, और जहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x की जगह q को रिप्लेस कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास एस क्यू अल्फ़ा जो t की जो वैल्यू होगी वो रहेगी इंटीग्रेशन √2m एंड रूट अल्फ़ा माइनस 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर की बजाय हम क्यू स्क्वायर लिख देंगे और डी क्यू लिखेंगे माइनस अल्फ़ा टी और प्लस का सी। इक्वेशन दे दीजिए कितनी आ गई थी, 10, और इसको हम दे देंगे 11। अब इक्वेशन 11 जो आ गई है इसके बाद हम देखेंगे, हम यहाँ पर एक नई कोऑर्डिनेट्स बीटा को डिफाइन करेंगे। तो आप लिखोगे ये न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, नाउ बीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल अल्फा, डेल एस अपॉन डेल अल्फा इज इक्वल टू corresponding new position coordinates, corresponding new position coordinates, position coordinates। तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो रहेगी बीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल अल्फा, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, एस की, जो कि हमारे पास है। देखो हम एक काम और करते हैं, इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो k है और जो 2 है उसको दोनों को कॉमन ले लेते हैं। k 1/2 k को क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो s मिलेगा q अल्फ़ा t, और यहाँ पर √2m को बाहर निकाल लिया, और यहाँ से हमने 2 और k को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन बचेगा हमारे पास 2 अल्फ़ा अपॉन में k माइनस का क्यू स्क्वायर डी क्यू माइनस अल्फ़ा टी प्लस का c, इसको हम 11 मान लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √m के बचेगा।
यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास रूट एम अपॉन में के इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 2 अल्फा अपॉन में के माइनस का क्यू स्क्वायर डी क्यू माइनस अल्फा टी प्लस का सी, ये पूरा आएगा। आप आउटलाइन कर दीजिए सिंपली। तो हमारे पास जो क्यू है वो रहेगा अंडरूट एम अपॉन के, और जब आप एल्फा और क्यू देखो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये जो अल्फा डेल अपॉन डेल अल्फा है वो अंदर चला जाएगा, और अल्फा का क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन और ये रहेगा 2 एम अपॉन के माइनस क्यू स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर 2 अल्फा अपॉन के का करेंगे तो 2 अपॉन में के रहेगा, और रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 और हो जाएगा, यानी कि रूट का करते हैं ना, तो रूट का आएगा 1/2 और पावर माइनस 1/2 कारण ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा डी क्यू आपके पास माइनस अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी बचेगा, और इसका कितना हो जाएगा 0। तो हम सॉरी बीटा है यहाँ पर हमने क्यों लिख दिया ना बीटा, और यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू होगी वो रहेगी रूट एम अपॉन में के, और इंटीग्रेशन यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, के को अपन बाहर लेंगे तो यहाँ पर के कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, इंटू ये क्या आ जाएगा, यहाँ रूट में नहीं है के, यहाँ से कटेगा के तो यहाँ पर रूट के बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास बच रहा है डी क्यू अपॉन में 2m अपॉन के सॉरी 2 अल्फा माइनस का क्यू स्क्वायर की पावर 1/2 और माइनस का टी बचता है, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर टी आपके पास बच जाएगा। और इसको और थोड़ा सही करके लिखेंगे हम अगली लाइन में, तो हमारे पास बचेगा कि बीटा जो है वो बच रहा है अंडरूट का एम अप के, तो कैसे के कट गया था एम, थोड़ा पीछे जाने दो और पीछे, हमने यहाँ पर कॉमन लिया था केक को, और तो रूट के बाहर आएगा, तो रूट के बाहर आएगा तो ये भाई साहब ऊपर रहेंगे, अपन ने नीचे लिख दिया था, और यहाँ पर भी ये जो के है ये यहाँ आएगा, और यहाँ पर भी जो के है वो यहाँ पर आएगा, और ये जो के है हमारे पास ये अब की बार कुछ इस तरह से रहेगा। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर था एम के और अपॉन में के बचेगा, के से के कट जाएगा, रूट के बच जाएगा, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर एम की बजाय एम अपॉन के बचेगा, एम अपॉन के, और इंटीग्रेशन ये मिलेगा डी क्यू अपॉन में, और इसको आप लिख सकते हो अंडरूट का 2 अल्फा अपॉन में के माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस का टी, आप यहाँ से टी को उस साइड ले लीजिए तो बीटा प्लस का टी रहेगा, और इधर आपके पास रहेगा रूट एम अपॉन में के इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में अंडरूट का 2 अल्फा अपॉन के माइनस का क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसका आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर देखो इसको आप ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर, अपने पास होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो डी एक्स उसका होता है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ये होता है। तो आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बीटा प्लस का टी बराबर रूट एम अपॉन के, तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ही पहले से ही, और ये रहेगा कोस इनवर्स, और x की वैल्यू क्या रहेगी q, और हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 2 अल्फा अपॉन में k, याद आएगा। इसको आप और सोल्व कर लीजिए, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो रहेगा अंडरूट का k अपॉन में m और बीटा प्लस का t इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये रहेगा क्यू के अपॉन में 2 अल्फा, कोस को उस साइड भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ से कि ये मिलेगा क्यू के अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स
कोस इनवर्स था, कोस हो जाएगा, और ये रहेगा हमारे पास बीटा प्लस का टी इंटू रूट के अपॉन में एम, ये रहेगा। और यहाँ से हम केवल क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपके पास जो क्यू की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी क्यू इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू आ रही है, हाँ एक चीज़ और, ये जो है ए स्क्वायर चाहिए पढ़ने को, और यहाँ पर क्या है केवल बिना स्क्वायर है, तो आप इसको रूट के अंदर लेंगे, रूट में जाएगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पूरी पूरी रूट में रहेगी, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा किस में रहेगा, रूट में रहेगा। और यहाँ पर इस रूट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से कि क्यू के अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, क्या जाएगा कोस स्क्वायर और अनरूट का के अपॉन में एम और बीटा प्लस का टी, ये रहता है। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकालोगे तो रहेगा अभी इधर हमारे पास, हाँ स्क्वायर कर दिया ना अपन इधर, अब वापस इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनरूट का 2 अल्फा अपॉन में के और कोस और अनरूट के अपॉन में एम और बीटा प्लस का टी, ये आप इसका स्क्वायर मत कीजिए, आप इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर मत कीजिए, और यहाँ पर जो क्यू था वो बाहर है आपके पास, यहाँ पर क्यू है जो बाहर है। तो हमारे पास फाइनली क्यू की वैल्यू एक आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, कोऑर्डिनेट्स क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई, यानी कि एक तरह से सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं, सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन आया है वो हमारे पास सिमिलर है हार्मोनिक ऑसिलेटर के सॉल्यूशन के, ठीक है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन है उसके सिमिलर है। यहाँ पर हम कई चीज़ें मान के चलेंगे कि एक तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा वो हमारे पास रहती है अनरूट के अपॉन में एम, तो हमारे पास क्या रहती है अनरूट के अपॉन में एम हमारे पास रहती है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है आगे हमारे पास 2 अल्फा अपॉन में के, इसको हम इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं Q0, और ये दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वल टू Q0 और यहाँ पर कोस और ओमेगा, और ये मिलेगा बीटा प्लस का टी। और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या है सॉल्यूशन। दिस इज द solution of simple harmonic oscillator। जैसे पहले जब हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन पढ़ी थी और लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़ी थी, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन में हम केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लेके आते थे, सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर पढ़ा था वो डिफरेंशियल फॉर्म में आया था। और यहाँ पर जब हमें हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय ये हमें क्या देता है, सीधा ही सॉल्यूशन देता है, ये सीधा ही हमें क्या देता है सॉल्यूशन देता है। और यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा और जो बीटा है वो आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप इसकी टोटल एनर्जी निकालना चाहो तो आपके पास अल्फा की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको के क्यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन में 2, ये हमारे पास इसकी इनिशियल एनर्जी बता सकते हैं, इनिशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है इसकी इनिशियल एनर्जी आ जाती है क्यू स्क्वायर के अपॉन 2। ये हमारे पास टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। और अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली। तो सेम प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन निकालना है, फिर उसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन में रखना है, फिर सॉल्यूशन भी वही एस बराबर डब्ल्यू माइनस अल्फा टी मान करके वैल्यू निकालेंगे किसकी, डब्ल्यू की, डब्ल्यू को वापस एस में रखेंगे, एस में रखने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करके सिंपली जो आपके पास पोजीशन की वैल्यू उसको निकालेंगे, और वही हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा और बीटा है उनकी आप बाउंड्री कंडीशन लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अपने बाउंड्री कंडीशन वाली वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन निकालने का मतलब है कि टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वैसे भी हमारे पास काफ़ी बड़ा हो गया है।
हाँ, यहाँ पर आपको मैं मोमेंटम और ये बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर आपको मैं मोमेंटम जो है पी जे की वैल्यू बता सकता हूँ। जो आप निकालना चाहो तो डेल एस अपॉन डेल क्यू जे से निकाल सकते हैं, या फिर आप डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू जे के द्वारा निकाल सकते हैं। और यदि आप इनिशियल मोमेंटम की बात करोगे तो आपके पास रहेगा डेल एस अपॉन डेल क्यू जे, और यहाँ पर आप कंडीशन लगाओगे टी बराबर आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो आपके पास होना चाहिए। मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो पी जीरो जो आपके पास मिलेगा, आप डेल एस की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास मिलेगा 2m और अल्फा माइनस क्यू जीरो का स्क्वायर के अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। जब भी हमारे पास पी जीरो जो मोमेंटम है वो टी जीरो पर हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पी जीरो जो है वो हमारे पास टी जीरो पर क्या होना चाहिए, टी बराबर जीरो पर जीरो होना चाहिए। सो हम लिखेंगे इसको कि 2m और अल्फा माइनस का के क्यू जीरो स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू के क्यू जीरो स्क्वायर बाई 2। और ये हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। मीन्स ये हमारे पास एक तरह से इनिशियल एनर्जी है। जब हम फोर्स नहीं लगाते तो हमारे पास सिस्टम की केवल पोटेंशियल एनर्जी बचती है। आप देखोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1/2 और के क्यू जीरो स्क्वायर। तो सेम वैल्यू, दोनों की क्या है, सेम वैल्यूज। देखो तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।